जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज से हम बिहार स्टेट का सोशल साइंस का सेट जो 9th-10th में 100 क्वेश्चन का है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा जो विगत 2-3 सालों में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका सेट प्रैक्टिस मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। एस्ट्रोलैब से किसको मापा जाता है? एस्ट्रोलैब के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए एस्ट्रोलैब ये लगभग मध्यकाल में ये यंत्र था एस्ट्रोलैब जो 3D को मापता था। ठीक है, इससे अक्षांश बताने वाला यंत्र है। ठीक है, क्या है? अक्षांश बताने वाला यंत्र है। इससे वस्तु की ऊंचाई, पृथ्वी की स्थिति और समुद्र की यात्रा में इससे सहायता मिलती थी। ठीक है, तो एस्ट्रोलैब क्या है? इससे हमको पृथ्वी की स्थिति के बारे में पता चलता था। व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है? ठीक है, तो देखिए मिट्टी की उर्वरकता किससे बढ़ती है? मिट्टी की उर्वरकता उर्वरक और खाद से बढ़ती है। ठीक है, उर्वरक जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बनाए रखती है। खाद की अगर बात करें तो यूरिया, सुपर फॉस्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास आदि रासायनिक उर्वरक होते हैं। ठीक है, जिससे उसकी उर्वरकता बनी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन, ब्रॉयलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्नलिखित में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? ठीक है, जो पोल्ट्री फार्म होता है। देखिए पोल्ट्री फार्म में दो चीज महत्वपूर्ण है, एक प्रोटीन और वसा। ठीक है, दोनों की महत्ता उसमें होती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और के का स्तर ऊंचा रखा जाता है। ए से पक्षियों की वृद्धि और हड्डी का विकास होता है और प्रजनन करने की क्षमता बढ़ती है। और अगर करें कि के से, तो के से अंडा देने की क्षमता और उसके विकास में प्रमुख सहायता मिलती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज जानते हैं कि मुर्गी अंडा का जो उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए क्रांति चली थी जिसका नाम था रजत क्रांति। ठीक है, क्या था? रजत क्रांति। अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, देखिए मधुमक्खी को अंग्रेजी में एपी बोला जाता है। ठीक है, एपीज बोला जाता है जो लैटिन भाषा से आया हुआ है। ठीक है, और वो जहां पर पालन होता है उसको बोलते हैं एवियरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवियरीज बोलते हैं। ठीक है, और जब इसका पालन करते हैं तो उसको एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर एक्वेरियम है जहां मछली से उत्पादित होता है उसको हम एक्वेरियम बोलते हैं, जहां पर मछली रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? ठीक है, देखिए फ्रांस में अगर दास प्रथा उन्मूलन की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी 1794 में, लेकिन अंतिम जो कानून बना था वो 1848 में बना था। ठीक है, दास प्रथा के अंत का कानून बना था। यही बात अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इसको कब अंत किया गया था? 1865 ईस्वी में। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट की अगर बात करें तो 2 दिसंबर 1949 को, याद रखिएगा 2 दिसंबर 1949 को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। फ्रांस में कब समाप्त हुआ था? 1848 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? फ्रांस की क्रांति, तो देखिए फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग मुख्य रूप से मार्क्सवादी सिद्धांत को फॉलो किया था। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बुर्जुआ क्रांति। क्या बोलते हैं? बुर्जुआ क्रांति कहते हैं। ठीक है, और ये कब हुआ था? 18वीं सदी के अंतिम में ये हुआ था। ठीक है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, देखिए नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो इसे बोला जाता है स्वास्तिक, लेकिन अगर स्वास्तिक कहा जाए तो ये सनातन धर्म का प्रतीक है जिसका अर्थ होता है पीस, प्रॉस्पेरिटी और गुड फॉर्चून, जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन नाजी की बात करें तो ये कुछ एंगल में झुका हुआ आता है, इसको बोलते हैं हुक्ड क्रॉस। क्या बोलते हैं? हुक्ड क्रॉस, इसको बोलते हैं हुक्ड क्रॉस। वो ऑप्शन नहीं है तो हम स्वास्तिक दे सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक से मिलता जुलता है इसीलिए हम स्वास्तिक उसको देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी? ठीक है, देखिए अगर हम बात करें प्रथम विश्व
युद्ध जो 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था और अंत हुआ था 1919 ईस्वी को, ठीक है। 1919 ईस्वी में 28 जून 1919 ईस्वी को एक संधि हुई थी जिसका नाम क्या है, वर्साय की संधि, ठीक है। वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जर्मनी के बीच हुआ था, ठीक है, और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बना था, ठीक है ना। और इस वर्साय की संधि को जर्मनी के लोग अपमानजनक मानते हैं, ठीक है ना। तो वर्साय की संधि कठोर एवं अपमानजनक शर्तों के साथ जर्मनी पर थोपा गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें तो आरंभ हुआ था 28 जुलाई 1934 ईस्वी को आरंभ 1914 ईस्वी को आरंभ हुआ था, और अंत कब हुआ था, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को, ठीक है ना, 1918 ईस्वी को, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध किसके बीच हुआ था, दो गुट के बीच, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था आपका धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें तो उसमें रूस था, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन था, और अगर धुरी राष्ट्र की बात करें तो उसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था और टर्की था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के सिंहासन का एक उत्तराधिकारी था, उसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, ठीक है। उनकी हत्या हो गई थी जिसके कारण बोस्निया और हर्जेगोविना के प्रांत में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुआ था, मुख्य रूप से इन्हीं के बीच शुरू हुआ था, ठीक है। तो चलिए आगे, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू था, 1914 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, गुप्त संधि की नीति। देखिए गुप्त संधि होता क्या है, गुप्त संधि ऐसी संधि होती है जिसमें संधि करने वाला राज्य पक्ष संधि के तथ्यों को न जनता को बताता है और न राज्य को बताता है, और ऐसी संधि को क्या बोलते हैं, गुप्त संधि। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, बिस्मार्क का शुरू किया था। बिस्मार्क कहाँ से था, वो जर्मनी से था। कहाँ से था, जर्मनी से। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, नहीं क्या आपसे आप पूछ रहा है, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल होने वाला था जर्मनी, जापान और इटली। सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। कौन सा, सोवियत संघ इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। वो किस तरफ था, वो मित्र राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चली थी, 1 सितंबर 1939 से लेकर 1944 या इसको 45 बोल सकते हैं। 45 में कब, जब अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु हमला किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तिलक मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी, तिलक मांझी के बारे में पूछा था, ठीक है। अगर तिलक मांझी की अगर हम बात किया जाए तो तिलक मांझी थे कहाँ से, तिलक मांझी सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव से बिलोंग करते थे, और इनका जन्म कब हुआ था, 1750 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसने राजमहल के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट क्वीनलैंड का हत्या कर दी थी, जिसके कारण 1785 ईस्वी में इनको फांसी दिया गया था। क्या था, फांसी दिया गया था, ठीक है। बीज उर्वरक मशीनरी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इनपुट एक प्रणाली बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रणाली का सही ऑप्शन हो जाएगा फार्म प्रणाली। क्या बोलते हैं उसको, फार्म प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है, ठीक है। चावल के बारे में अगर बोला था, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन है आपका, चीन है। चीन के बाद दूसरा स्थान किसका आता है, भारत का आता है, ठीक है। निम्नलिखित में से दालों में से एक जो मिट्टी के उर्वरकता बहाल करने में मदद नहीं करता है। देखिए दाल का सबसे बड़ा ये खासियत होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन के समृद्ध बनाए रखता है, ठीक है। जिसे मूंग, चना, मटर आता है। अरहर की दाल ये काम नहीं करता है, ठीक है। ये होता क्या है कि ये फलीदार पौधे के जड़ के गांठों में राइजोबियम जीवाणु को पैदा करता है, ठीक है, जिससे इसमें नाइट्रोजीकरण होता है और नाइट्रोजन की मात्रा बनी हुई रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है, कौन सा खरीफ फसलों का उदाहरण है। देखिए खरीफ फसल हमेशा बरसात के मौसम में होता है, ठीक है, और रबी फसल हमेशा ठंड के मौसम में होता है। तो बरसात के मौसम में होने वाला फसल कौन सा है, चावल, ठीक है। चावल खरीफ फसल में आता है, बाकी आपको रबी फसल में आता है। आप देख सकते हैं रबी खरीफ फसल जून जुलाई अक्टूबर नवंबर के समय कटाई होती है, बुआई होती है जून जुलाई के समय।
कौन सा आता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि होता है आपका खरीफ फसल। रबी फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों होता है। और जायद फसल की अगर बात करें तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा अन्य सब्जियां उनके कैटेगरी में आती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से पेय फसलों में भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। कौन से पेय पदार्थों में भारत अग्रणी है? ठीक है, तो भारत मुख्य रूप से जितनी भी देख रहे हैं उसमें चाय में अग्रणी है। ठीक है ना। अब चाय की अगर बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। ठीक है, प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा भारत और तीसरा केन्या का आता है। ठीक है ना। भारत कॉफी के उत्पादन में छठा स्थान रखता है। और अगर हम भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन आपका, सबसे ज्यादा उत्पादन की अगर बात करें तो केरल राज्य करता है। ठीक है। अरेबिका किस्म की कॉफी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश से भारत लाई गई थी? ठीक है, देखिए अरेबिका जो किस्म का कॉफी वो 17वीं शताब्दी में एक मुस्लिम सूफी संत था जिनका नाम था बाबा बुदान मक्का। नाम क्या था? बाबा बुदान मक्का। उसी ने अपनी यात्रा के दौरान अरेबिका किस्म की कॉफी लाई थी। ठीक है, और सबसे पहले इसको कहाँ लगाया गया था? मैसूर में लगाया गया था। कहाँ लगाया था? मैसूर में लगाया गया था। ठीक है, तो आप समझ गए अरेबिका कहाँ से आ गई थी? यमन से आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भोजन और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो भोजन के रूप में भी महत्वपूर्ण है और चारे के रूप में भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मक्का। क्या हो जाएगा आपका? मक्का। अगर मक्का की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है। कहाँ होता है आपका? यूएसए में। भारत इसमें तीसरा प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है ना। अगर भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, बिहार में होता है। 3 राज्य आपको दिखा दिए, पहला, दूसरा, तीसरा पोजीशन। और विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद चीन, ब्राजील, मैक्सिको आता है। यूएनओ के एकमात्र महासचिव कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? यूएनओ के बारे में बोल रहा। अगर यूएनओ की स्थापना की अगर बात करें तो यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसी दिन को यूएन दिवस ही मनाया जाता है। एक महासचिव हुए हैं जिसका नाम है हैमरक्स जोल्ड। क्या नाम है? हैमरक्स जोल्ड, जिनका निधन हो गया था 18 सितंबर 1961 को। निधन हो गया था वायु दुर्घटना में। ठीक है, कहाँ हो गया था? वायु दुर्घटना में हो गया था। अगर हम वर्तमान की अगर बात करें तो यूएन के महासचिव कौन है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, याद रखें एंटोनियो गुटेरस अभी वर्तमान में महासचिव और कब से? 2017 से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। ठीक है ना, 5 साल का। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें हेड क्वार्टर का तो हेड क्वार्टर क्या है? यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 193 है। ठीक है, राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? चार्टर सदस्य कितने, मतलब संस्थापक की अगर बात करें तो चार्टर सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? 42 थी। कितनी थी? 42 थी। ठीक है ना, चार्टर राष्ट्र सदस्यों की संख्या। ठीक है, आगे बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ किया गया था, किस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था? ठीक है, देखिए बोबोन राजवंश जो था 1795 से 1799 के बीच उसको अपदस्थ कर गया था। ठीक है, तो 1814-15 के समय एक संधि हुई थी जिसका नाम था वियना की संधि। उसके बाद उस राजवंश को फिर से राजवंश का दर्जा दिया गया था। ठीक है, रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो ठीक है, देखिए रॉलेट एक्ट को मुख्य रूप से अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और कब पारित हुई थी?
19 ईस्वी को पारित हुई थी। इसी कानून को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसे न अपील, न दलील और न वकील वाला कानून बताया था। इसमें मुख्य रूप से क्या था कि ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब जितने अधिकार थे वो डायरेक्ट लागू कर सकता था कोई भी अधिकारी। ठीक है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो वो मुख्य रूप से 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के मतलब कि समझने के लिए, उसके असर को देखने के लिए साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, इसमें साइमन के साथ साथ 6 अन्य सदस्य भी थे। ठीक है ना, और सर्वप्रथम भारत में बॉम्बे में यह पहुंचे हुए थे। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? ये देख रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इनका जन्म हुआ था। इन्हीं ने एक विद्रोह जिसका नाम है रंपा विद्रोह, ठीक है ना, रंपा विद्रोह जो 1922 ईस्वी 22 से 24 के बीच चला था, इनका इन्होंने नेतृत्व किया था रंपा विद्रोह का। ठीक है, इसी को मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में आपसे पूछा रहा है। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन आपका हुआ था 1838 ईस्वी में, इंग्लैंड में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है, ये हुआ क्यों था? ब्रिटेन में 1838 से 48 के बीच श्रमिक वर्ग जो थे अपने हक के लिए इस आंदोलन को चलाए थे। ठीक है ना, अपने हक के लिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू हुआ था? शिक्षा कानून की अगर बात करें तो लंदन में बेसिक एजुकेशन 1870 ईस्वी में लागू हुआ था। ठीक है, जिसमें सभी को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता हो गई थी। ठीक है, अगला, बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत है? बंबई में जो चौल होता है जहां लोग रहते हैं उस किस प्रकार की इमारत होती है? देखिए बंबई में जो चौल होती है वो एक बहुमंजिली इमारत होती है। ठीक है, इसमें एक एक रूम का फ्लैट बनाया जाता है। ठीक है ना, एक एक रूम का फ्लैट बनाया जाता है और गैलरी की तरफ से, आगे की तरफ से खुला हुआ होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित हुआ था? ठीक है, देखिए भारत में पहली बार 1863 ईस्वी में कोलकाता में इसको पारित किया गया था। ठीक है, कोलकाता में शहरीकरण होने के कारण वहां पर अंग्रेजों ने इसको पारित किया था 1863 ईस्वी में। ठीक है, देखिए भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? ठीक है, तो भूमंडलीकरण का इजाद जो उन्होंने किया था जॉन विलियम्स ने 1990 ईस्वी में किया था। और भूमंडलीकरण है क्या, या इसको वैश्वीकरण भी हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? इसका अर्थ आर्थिक गतिविधि के संदर्भ में होता है। ठीक है ना, जो इकोनॉमिकली फेनोमेना होता है देश में उससे संबंधित होता है भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है एशियाई विकास बैंक की। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1966 ईस्वी को। कब हुई थी? दिसंबर 1966 ईस्वी को। अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर फिलीपींस की राजधानी का है, मनीला में है। ठीक है, तो मनीला में। वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 68 सदस्य हैं। ठीक है, और इसके महासचिव की बात करें तो जापान के मासुत्सु असाकावा है। नाम क्या है? मसात्सुगु असाकावा। असाकावा नाम रख सकते हैं, 2020 से ये बने हुए हैं। और ये भी याद रखिए कि एशियाई डेवलप बैंक में अब तक जो महासचिव हुए हैं वो केवल जापान से हुए हैं, क्योंकि एडीबी में, एशियाई विकास बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? जापान का है। जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा लाई गई थी? छपाई की तकनीक की बात कर रहे हैं। देखिए विश्व में अगर सबसे पहले अगर छपाई की तकनीक हुआ तो चीन में किया गया था, और चीन के बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जापान में छपाई की तकनीक लाई गई थी। ठीक है, भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारतीय, अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये विश्व का 2.4% हिस्सा रखता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला स्थान रखता है। ठीक है, पहला स्थान रखता है भारत।
नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला दर्रा किस में स्थित है? भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, भारत के सिक्किम राज्य में। नाथुला के साथ सिक्किम में एक और दर्रा जिसका नाम बोलते हैं जयलेपला दर्रा। क्या नाम है उसका? जयलेपला दर्रा है, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे दर्रा है, जैसे कि नीति दर्रा उत्तराखंड में आपका होता है, माना दर्रा उत्तराखंड में ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। लेपुलेख दर्रा भी आपको उत्तराखंड में मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ है नाथुला दर्रा? सिक्किम में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है, और सबसे बड़ी ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। शिव समुद्रम एक जल विद्युत केंद्र है, इसको कब शुरू किया गया था? 1902 ईस्वी में शुरू किया गया, याद रखिएगा, ठीक है। और शिव समुद्रम है क्या? ये शिव समुद्रम सर एक द्वीपीय शहर है, मतलब चारों तरफ से इसका पानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसके अलावा अगर बिहार में कहा जाए तो बिहार में कौन कौन सा जलप्रपात है? काकोलत जलप्रपात है, दुर्गावती है, तिहरकुंड है, ये सभी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है? देखिए अमरकंटक से तीन मुख्य रूप से नदी निकलती है, एक नर्मदा निकलती है जो आपको पश्चिम की तरफ गिरता है, एक सोन निकलती है जो आपको उत्तर की तरफ जाता है, और एक महानदी निकलती है जो आपको दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सोनम, सोनम के नाम से इसको हम जानते हैं, सोन, नर्मदा और महानदी। जो नहीं निकलती वो क्या है? आपका ताप्ती नदी, तापी नदी है, ठीक है। इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में सतपुरा पहाड़ी की तरफ है, ठीक है ना, ठीक है। और तापी जो है एक भ्रंश घाटी से बहते हुए अरब सागर के खंभाती खाड़ी में गिरता है, ठीक है। तो कौन सी नदी है? नदी नहीं अमरकंटक में, ताप्ती नदी नहीं। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो मानसून किस नाविकों के द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था अरब देश के नाविकों के द्वारा। किसके द्वारा? अरब देश के नाविक के द्वारा मानसून शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इसका अर्थ होता क्या है? इसका अर्थ होता है निश्चित अवधि में विशेष पवन का निर्धारण या दिशा का बदलना, ठीक है ना। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार कुछ और क्वेश्चन है। तो मानस क्या है? यह हिमालय, ये असम में, किस राज्य में है? असम राज्य में। और ये किस नदी में? मानस नदी के पूर्व तट पर स्थित है। और मानस नदी के सबसे इंपोर्टेंट ये ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र का ये सहायक नदी है। रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? रबर का उत्पादन जो हम यूज करते हैं, तो रबर क्या है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगर रबर के उत्पादन की बात करें तो पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है? थाईलैंड का, जो सबसे बड़ा रबर का उत्पादक है थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, चौथा स्थान भारत का है, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन केरल करता है, केरल और कर्नाटक, ठीक है ना। कौन करता है? केरल और कर्नाटक करता है। सिनकोना वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र में वर्षा होती है। बहुत महत्वपूर्ण कोई चीज से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो सिनकोना जो है वो 50 सेंटीमीटर से अधिक, या इसको बोल सकते हैं मुख्य रूप से ऑप्शन ये हो जाएगा कि आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। सिनकोना का महत्वपूर्ण ये है कि सिनकोना से एक औषधि निकलती है जिसको हम बोलते हैं कुनैना, ठीक है, या कुनैन बोल सकते हैं। कुनैन औषधि प्राप्त होती है। इसका उपयोग कहाँ होता है? मलेरिया के रोग में होता है। कहाँ होता है? मलेरिया के रोग में होता है। भारत किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? ठीक है ना, डेंसिटी आपसे बोला है। तो भारत के राज्य की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? बिहार में। और बिहार में इसका जन घनत्व की संख्या कितना है? 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा किस जिला में? शिवहर जिला में है, जहाँ का घनत्व कितना है? 1880 है। और सबसे कम कैमूर में है, जहाँ है 448, ठीक है। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा है, और उसमें शिवहर में 1880, कैमूर में सबसे कम आपका है। अगर भारत की बात करें तो भारत का जनघनत्व कितना है? 881, ठीक है। अगर केंद्र शासित की बात करें तो सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है? आपका दिल्ली में है, जिसकी संख्या कितनी है? लगभग 20,000 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए
विश्व को सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? ठीक है, तो 2022 के जनगणना के अनुसार यूएन के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश के हो गया? आपका भारत का। दूसरा पोजीशन पर कौन सा? आपका चीन है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अंधाधुंध बोल देते हैं कोलंबो, लेकिन श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनापुरा। क्या है? श्री जयवर्धनापुरा। ठीक है, पहले ये सिंहली साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, 1978 ईस्वी में इसको नाम बदलकर कोलंबो किया गया। फिर से इसकी राजधानी कहाँ हो गया? श्री जयवर्धनापुरा, कोट्टे जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? भूटान, अगर भूटान की बात करें तो भूटान का 70% भाग वन से आच्छादित है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। इसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। ठीक है, पोखरा किस देश में स्थित नगर है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्यटक स्थल है। पोखरा किस देश में है? नेपाल में है। ठीक है, ये काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है, नेपाल में। ठीक है, 1 सेंटी बराबर 1 किलोमीटर की सही प्रतिनिधि भिन्न क्या है? देखिए, पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 पर कितना जीरो हो गया? आपको 5 गो जीरो हो गया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी। ठीक है ना, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को क्या कहा जाता है? क्षेत्र में जाकर घूम घूम कर डाटा को एकत्र करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक डाटा। क्या बोलते हैं? प्राथमिक डाटा। ठीक है, जिसको प्राथमिक आंकड़ा बोल सकते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भोपाल त्रासदी दिवस मनाया जाता है। इसके शोक में हुआ कब था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है ना, इसमें कौन सा गैस हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था। क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण अवलोकन किया कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। मतलब कि भारत में जितने लोग हैं उसके लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन अगर इसे लालच है तो उसके लिए नहीं है। किसके द्वारा बोला गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए रूप में जानी जाती है, बिना खेती के छोड़ दी जाती है। ठीक है ना, उस भूमि को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उस भूमि को क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। क्या बोलते हैं? कृषि योग्य बंजर भूमि। देखिए, प्रतिभूमि उसको बोलते हैं जो कृषि योग्य है, उस पर खेती भी नहीं हो रही है, और बंजर भूमि है जिसकी मिट्टी अनउपजाऊ है, जिसमें खेती हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ठीक है ना, देखिए, भारत में जितने खाद्य पदार्थ का क्रय विक्रय या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी को हुई थी। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, देखिए, श्वेत क्रांति की अगर हम बात करें, इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और इसी का नतीजा क्या है? अमूल। अमूल जो कंपनी देखते हैं, इसी का नतीजा, इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है ना, और इसके जो पिता है उनका नाम क्या है? वर्जीय कुरियन। नाम ध्यान रखिएगा, वर्जीय कुरियन। ठीक है, इनकी मृत्यु 9 दिसंबर 2012 को हुई थी। ठीक है ना, इसी के साथ याद रखिए कि हरित क्रांति किसके द्वारा? एम स्वामीनाथन, ये हरित क्रांति के जन्मदाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति जनता कौन है? वर्जीय कुरियन। ताजा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जाता है। ठीक है ना, वो क्या है? हाइड्रोलॉजिकल चक्र, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जल चक्र। किसको बोलते हैं? जल चक्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से जल को पृथ्वी के सतह, फिर सतह से अंदर, फिर वायुमंडल में आते जाते जल जो है शुद्ध होता है, और इस प्रक्रिया को भी हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन
ठीक है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे है, सरदार सरोवर बांध से है। किससे है, सरदार सरोवर बांध से। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, मेघा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, मेघा पाटकर के द्वारा शुरू किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, बांध को रोककर जो पर्यावरणिक इफेक्ट जो होता था उसके विरुद्ध इस आंदोलन को शुरू किया गया था, ठीक है। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है, उत्पादित बिजली का कितना प्रतिशत है, जो जल विद्युत है, ठीक है। तो ये उत्पादित वस्तु का कितना प्रतिशत है, 22% है, ठीक है। अब भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, ये तापीय विद्युत मुख्य स्रोत है, ठीक है। और ये किससे उत्पादित होता है, ये कोयला से उत्पादित होता है। जल विद्युत में कितना परसेंट है इसका, 22% है, ठीक है ना। और तापीय विद्युत का कितना भाग है, लगभग 70% है। बाकी आपका सौर बिजली से उत्पन्न ताप होता है, ठीक है। लौह अयस्क के गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला क्या है, ठीक है ना। तो लौह अयस्क को गलाने के लिए मुख्य रूप से जो गलाने के बाद जो धातु कर्म कोयला बनता है उसको क्या बोलते हैं, बिटुमिनस, ठीक है ना। अगर बिटुमिनस की अगर बात करें तो इसमें हम कितना 30 से 40% आपका होता है। अगर कोयला 4 प्रकार का होता है, एक पीट कोयला होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत 30 से 40%, लिग्नाइट में 50 से 60%, बिटुमिनस में 60 से 80% और एंथ्रेसाइट में 80% से ज़्यादा। तो जो लौह से गलाने पर जो प्रयुक्त धातु कर्म कोयला था वो क्या होता है, बिटुमिनस। और बिटुमिनस में कार्बन की शुद्धता कितनी होती है, 60 से 80%, ठीक है। हाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेट में निहित है, ठीक है। मोनाजाइट में देखिए, तो मोनाजाइट में जो निहित है वो क्या है, आपका थोरियम, ठीक है ना। थोरियम धातु की अगर बात करें तो इसका खोज कब किया गया था, 1828 ईस्वी में खोज किया गया था। किसके द्वारा, थोराइटस्क में, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अगर हम भारत में बात करें तो भारत में केरल के तट पर इसे ज्यादा रूप में मिलता है भारत में, ठीक है ना। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, भारत में बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है आपका 7%। और लक्ष्य कितने का है, 16% का, याद रखिएगा। भारत में भौगोलिक वन क्षेत्र कितना है, 7%, ठीक है। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, काजीरंगा के बारे में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपका असम में स्थित है। हाँ, और ये किसके लिए फेमस है, ये एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा को यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल घोषित किया है। और ये कब किया गया, 1885 ईस्वी में काजीरंगा को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली के बारे में बोला है, ठीक है। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन है जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक मतलब होता है जो प्राकृतिक से हमको मिलता है उसको हम प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं। तो कौन सा उदाहरण नहीं है, विद्युत ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है ना। मतलब वैसे जो सीधे प्रकृति से आपको मिलता है उसको हम प्राथमिक ऊर्जा बोलते हैं। निम्नलिखित से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, ध्यान रखिए, छोटे पैमाने का उद्योग। तो देखिए, चीनी उद्योग बड़ा पैमाने पर होता है, कागज उद्योग भी बड़ा पैमाने पर होता है, विद्युत उपकरण उपयोग भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लघु उद्योग के बारे में कहा जाए तो खिलौना का उद्योग लघु उद्योग होता है, वो छोटे पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, ठीक है। देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 1907 ईस्वी को, देख सकते हैं। इनका प्राथमिक जो उद्योग क्षेत्र है वैसे दिखता था, ठीक है ना। और किसके द्वारा की गई थी, सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। 1907 ईस्वी में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था, ठीक है।
भारत की सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? विदेशी व्यापार के बारे में बोला है, ठीक है। देखिए, भारत का सब विदेशी व्यापार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? समुद्री मार्ग से। जो भी समुद्र के निकट देश है, सबसे ज्यादा व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, क्योंकि ये सस्ता होता है, ठीक है ना। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? रेल परिचालन की बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे पहले जो रेल का परिचालन हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से हुआ था? मुंबई के शिवाजी टर्मिनल के ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर हुआ था पहला रेल यात्रा, ठीक है, 1853 में। अगर बात किया जाए तो किसके शासनकाल में हुआ था? भारत के रेल का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर रहा था, ठीक है। संसार का सबसे ऊंचा सड़क कहाँ है? सबसे ऊंचा सड़क का आपसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, संसार का सबसे ऊंचा जो सड़क है 2020 में बना है लद्दाख उमलिंगला सड़क, ठीक है ना। लद्दाख उमलिंगला सड़क इसको 2021 में वर्ल्ड बुक में भी इनको जगह दिया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था? भारत के सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, ठीक है ना। किसके द्वारा बनाया गया था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, देखिए, सुनामी तो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद आपका मानवकृत आपदा है, ठीक है ना। तो आतंकवाद इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग की अगर बात करें, देखिए, मानचित्र में अगर नीले रंग की बात करें तो ये आपका नीला रंग है, ये इसको जल को द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। अगर भूरा रंग की बात करें तो पर्वत को दिखाया जाता है। पीला रंग की बात करें, ये जो पीला दिख रहा है वो पठार को दर्शाता है। और हरा रंग की बात करें तो मैदान को दर्शाता है। ये 4 कलर है, ठीक है ना। तो आपको मानचित्र में जो नीला रंग दिख रहा है किसका है? जल का है। हरा रंग आपका रहने लायक मैदानी भाग है, ठीक है ना। भूरा रंग पहाड़ का है, पीला रंग पठार का है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, अच्छा, जब भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी, ठीक है ना। और बिहार की अगर बात करें तो सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना का हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 ईस्वी को नगर निगम इसको बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? कहलगांव, ठीक है, तो ये कहलगांव जो है बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ? बिहार के भागलपुर में स्थित है, ठीक है ना। और भी बिहार में है, जैसे कि नवीनगर ताप विद्युत केंद्र औरंगाबाद में आपको मिलेगा, कांटी तापीय विद्युत आपको मुजफ्फरपुर में, बरौनी तापीय आपको बेगूसराय में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है? 61% है, ठीक है ना। इसी में अगर पुरुष की बात करें तो 71 है और महिला की बात करें तो 51 है, ठीक है ना। इसमें लगभग 20% का अंतर है। अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इसकी कितना है आपका? 74% लगभग है, ठीक है। तो बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8% है। अगला चलो क्वेश्चन, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सत्ता में रही है? ठीक है, देखिए, ये जो है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्ल्ड से। ये एक चिली देश की सैन्य शासक था, ठीक है ना। और ये 17वीं शताब्दी में लगभग 1973 में लगभग 17 वर्ष तक पिनासे की सैनिक सरकार रही थी, ठीक है। ये सैन्य शासन था, ठीक है ना। मार्क्सवादी शासन का तख्ता पलट करने के बाद ये सैन्य शासक हुआ था। कहाँ था? चिली देश में हुआ था, ठीक है ना। बेल्जियम में सामाजिक विभाज्यता का आधार है। बेल्जियम एक देश है, ठीक है ना। तो वहाँ सामाजिक विभाज्यता के आधार के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सामाजिक विभाज्यता का आधार क्या है? वहाँ पर भाषा है। वहाँ पर 3 भाषाएं मुख्य रूप से चलती है, ठीक है। वहाँ 3 भाषा बोली जाती है, फ्रेंच, डच और जर्मनी भाषा। और सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? डच भाषा बोली जाती है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन,
गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई है? गौरवपूर्ण क्रांति, ये देख सकते हैं, इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? 1688 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है ना। इसकी शुरुआत क्या थे? जेम्स द्वितीय के द्वारा जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप के विरोध में ये क्रांति हुई थी, ठीक है, जिसके कारण उसे सिंहासन से अपदस्थ कर दिया गया था और उसके जगह उसकी बेटी मैरी द्वितीय और उसके पति विलियम तृतीय को शासक बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जेम्स द्वितीय को शासन से हटा दिया गया था और उसकी बेटी मैरी द्वितीय को शासन पे बैठाया गया था। भारत के लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग में है? ठीक है, तो कल्याणकारी की जो संभावना जो आपको दिया गया संकल्पना वो किस में है? भाग 4 में, ठीक है, जहां पर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और ये जो लिया किससे गया था? भारत के जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। रीपोलिंग क्या है? ठीक है, तो रीपोलिंग को हम क्या बोलते हैं? पुनः मतदान करना, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पुनः मतदान करना। जैसे कि किसी मतदान पर किसी मतदान को रद्द कर दिया जाता है और फिर से मतदान कराया जाता है तो उसी को बोलते हैं रीपोलिंग, ठीक है। अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन है? ठीक है, महिला और पुरुष सबको बराबर, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दिया था वो किसने दिया था? न्यूजीलैंड में। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में पहली बार न्यूजीलैंड ने सबके लिए बराबर मताधिकार दिया था, ठीक है। अगर उसके बाद 1928 ईस्वी में ब्रिटेन ने दिया था। कब दिया था? 1928 ईस्वी में ब्रिटेन ने दिया था। और भारत में 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और अगर अमेरिका की बात करें तो ये 1920 ईस्वी में दिया था। तो सबसे पहले कौन था आपका? न्यूजीलैंड में, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस से। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के 1 में और 51 के 1 2002 में इसको संशोधित किया गया था, ठीक है। अगर वो बात करें 1976 में इसके 10 भाग थे और 2002 में एक और जोड़ा गया 51 के 1 में, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के बारे में आपसे पूछा है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है, ठीक है। तो लोकसभा कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है। अगर बात कीजिए तो लोकसभा जो होता है वो इलेक्टेड होता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। और राज्यसभा चुने गए शासक के वोटों से होता है, ठीक है। ये 5 साल का होता है और ये कितना होता है? 6 साल का होता है। और प्रति 2 वर्ष पर प्रति वर्ष 1/3 को रिप्लेस किया जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या कितना है? 552। इसकी संख्या 250 है, ठीक है। इसमें 12 एंग्लो इंडियन होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है ना। और ये इसको भंग, लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसी सदस्य के मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? उपचुनाव, ठीक है। और अगर 5 साल पर जो चुनाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आम चुनाव। क्या बोलते हैं? आम चुनाव। मतदान पहचान पत्र के लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? जब मतदान करने जाते हैं तो उसके लिए कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो उसके लिए कितना होता है? 12 होता है। जैसे कि वोटर आईडी आप ले आ सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ले आ सकते हैं, बैंक पोस्ट ऑफिस का पासबुक, मनरेगा जॉब, श्रम संगठन के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया आईडी कार्ड, जो भी हो आप ले जा सकते हैं। इस तरह के कितने हैं? 12 आपको दिए गए हैं, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? ठीक है ना। देखिए लोकसभा में जातियों के लिए
अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47 है। और टोटल कितने सीट है वर्तमान? अब 543 सीट है। ठीक है। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्य 6 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है। देखिए, पहले लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का था। ठीक है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 साल के बदले कितने कर दिए गए? आपको 6 साल कर दिए गए। ठीक है। आगे क्वेश्चन, विधानसभा का नेता होता है विधानसभा का, तो देखिए विधानसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री। उसी तरह लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है? राज्यसभा के बारे में आपसे बोला है। ठीक है। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन है। अनुच्छेद 249 के तहत उसे विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार? 249। एक और अनुच्छेद है 312। ठीक है ना। उसके अनुसार भी संसद को नए अखिल भारतीय सेवा सृजन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ 312, जिसके अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। और इसके लिए क्या हो गया? राज्यसभा के 2/3 बहुमत होनी चाहिए। ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? ठीक है ना। तो देखिए, भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता ये है, रोजगार के समान अवसर ये भी है, अस्पृश्यता का उन्मूलन ये भी आर्टिकल 17 में, आर्थिक बराबरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यही ऑप्शन होगा। ठीक है। तो किसकी समानता नहीं है? आर्थिक बराबरी नहीं है। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मतदान का अधिकार भी आपको एक कानूनी अधिकार है। ठीक है ना। चुनाव लड़ने का भी अधिकार सही है। किसी धर्म को स्वीकारने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं, ये धार्मिक अधिकार है। ठीक है ना। ये धार्मिक अधिकार है। ठीक है ना, जो आर्टिकल 25 में इसका वर्णन है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? भारत के बारे में से पूछा है। तो भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। ठीक है ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है। और इसको कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं पंथ निरपेक्ष। ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष इसको बोलते हैं। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है? सामाजिक विभेद मतलब, ठीक है। तो देखिए, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम ये होता है, लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। ठीक है ना। क्या करता है? लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है? संघीय राज्य की। ठीक है। तो संघीय राज्य की विशेषता, लिखित संविधान ये संघीय राज्य की विशेषता, शक्तियों का विभाजन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब राज्य को अलग मिलता है और संघ केंद्र को अलग मिलता है, ये भी विशेषता। सर्वोच्च न्यायालय होती है, ये भी व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था मतलब केवल एक व्यक्ति का शासन व्यवस्था, ये संघीय शासन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, 5 साल तक अपने पद पर रहता है। कब से अपने पद पर आता है? ठीक है। तो जब अपना पद ग्रहण करता है तब से राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका उल्लेख कहाँ है? इसका उल्लेख आपको आर्टिकल 52 में दिया गया है। ठीक है ना। और इसके अवधि का उल्लेख आर्टिकल 56 में आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो 52 और 56 याद रखिएगा। ठीक है ना। राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पर अपने पद ग्रहण के दिन से होता है। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति के बारे में आपसे पूछा है। तो संपूर्ण क्रांति हुआ कब था? तो संपूर्ण क्रांति हुआ था 1974 में। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी आंदोलन कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन को संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और इसमें किसकी स्थापना हुई थी? लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और ये किसके विरुद्ध हुआ था? ये
कम भारत के इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध हुआ था। ठीक है ना। इसमें कौन कौन से दल भाग लिए थे? जो भी कांग्रेस के विरोधी थे, विपक्षी दल से भारतीय जनसंघ कांग्रेस, वो जिसको ओल्ड बोलते हैं, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, सभी ने इसमें भाग लिया था। ठीक है। चलिए, और वही आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी को, जो भारत में एक ही बार लगा हुआ है। चिपको आंदोलन का आरंभ किस राज्य में हुआ? चिपको आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। देखिए, चिपको आंदोलन को जो हुआ था वो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था। ठीक है ना। क्यों हुआ था? जंगल के व्यवसायीकरण कटाई के विरुद्ध चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। ठीक है ना। और इसमें कौन कौन थे प्रमुख? सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसे समाज सेवी थे। ठीक है ना। याद रखिएगा, किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। ये चार नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? नहीं करने की बात बोल रहा है। ठीक है। जब विविधता में एकता, ये भी सही है। सर्वधर्म समभाव, ये भी सही है। विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव, ये भी सही है। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। ठीक है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी, जिसका सरकार उत्तर प्रदेश में बना। ठीक है। तो इसके संस्थापक के नाम कौन थे? काशीराम। कौन थे? काशीराम। और ये कब इसकी स्थापना किए थे? 1884 ईस्वी में बहुजन समाजवाद पार्टी की स्थापना हुई थी। इससे पहले 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा, 71 ईस्वी में अखिल भारतीय पिछड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना भी काशीराम ने किया था। ठीक है ना। और उसके बाद राजनीतिक पार्टी, जिसको बोलते बहुजन समाजवाद पार्टी, इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुआ था। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? लोकतंत्र का भविष्य। ठीक है ना। तो देखिए, इसमें लोकतंत्र का भविष्य जातिवाद पर नहीं करता है, समाजवाद पर भी नहीं करता है, निष्पक्ष चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र की बात कर रहा है। ठीक है। तो स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आपको मिलता है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी मिलता है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी मिलता है, बहुसंख्यकों का शासन आपको भारतीय लोकतंत्र में नहीं मिलेगा। ठीक है। देखिए, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो देखिए, ये जो होती है लोकतंत्र में होता है। ठीक है। लोकतंत्र में अलग अलग मान्यता के लोग एक साथ रहकर इसको सामंजस्य स्थापित करते हैं। ठीक है ना। किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? ठीक है ना। देखिए, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय एक धरोहर है। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र ये सिद्ध करता है कि बिहार में लोकतंत्र गहरी है। ठीक है ना। बिहार लगभग आज से 2600 साल पहले एक राज्य हुआ करता, गणराज्य हुआ करता था, जिसका नाम था लिच्छवी। ठीक है ना। लिच्छवी साम्राज्य हुआ करता था, जिसमें लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है। जो सबसे योग्य है उन्हीं को शासक बनाया जाता था। ठीक है। प्राचीन में 16 जनपद हुए हैं, जिसमें से बिहार में 3 थे, अंग, मगध और वज्जी संघ। ठीक है ना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। ठीक है। तो दोस्तों, ये था सेट नंबर 1 पहला। ठीक है ना। इसे अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।